और ये जो कहते हैं लोग कि ये इनऑर्गेनिक रटने वाला सब्जेक्ट है, इलॉजिकल है, कोई लॉजिक नहीं है, इसके अंदर मैं प्रूव करूंगा कि लॉजिक है। ये मैंने एज ए चैलेंज लिया और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना के छोड़ूंगा। ये एक टास्क था मेरी लाइफ का, क्योंकि ये जिम्मेदारी बच्चों ने हमें दी है। अगर मेरे कुछ समय देने से बच्चे का अगर करियर बन जाएगा तो मैं वो समय जरूर दूंगा, जरूर दूंगा, जरूर दूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज मनोज चौहान एंड यू आर वाचिंग अनअकैडमी एक्सीलेट चैनल। आज के हमारे बिग मेहमान हैं विशाल जोशी सर। वैसे तो मुझे उनको इंट्रोड्यूस कराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आई नो दैट। पर मुझे एक किस्सा याद है, बहुत पहले व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर। तो मैं एक फ्लोर पे गया है ना, मैं जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैंने अपना करियर अच्छे से स्टार्ट किया था, मैं उस इंस्टीट्यूट के एक फ्लोर पे गया। वो इंस्टीट्यूट करीब 7 फ्लोर्स थे वहां पर। तो मैं एक फ्लोर पे गया, वहां पर मैंने देखा एक मेला लगा हुआ है ना, एक मेला लगा हुआ है, ठीक है। आप जानते होंगे मेले का मतलब यहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई है, ठीक है। तो वहां पर एक मेला लगा हुआ था। मैंने आज तक कभी किसी क्लासरूम के बाहर या किसी फ्लोर पर, क्लासरूम में तो भीड़ होती ही है, क्लासरूम में तो भीड़ हो जाती है, पर किसी फ्लोर पर इतनी ज्यादा भीड़ फॉर उस वन बैच के लिए, उस एक बैच के लिए पूरे फ्लोर पर भीड़ हो गई थी एक्चुअली। तो ये इससे ज्यादा मैंने कभी बच्चे नहीं देखे ना, मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतने ज्यादा बच्चे एक साथ एक जगह पर नहीं देखे। मैं घबरा गया था इतनी भीड़ देख करके। तो आप समझ गए होंगे मैं किनको रेफर कर रहा हूँ। आई होप यू हैव गॉट दैट रेफरेंस। यस, वी आर रेफरिंग हियर टू आवर वन एंड ओनली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के गॉड विशाल जोशी सर, जो न्यूक्लियस के को-फाउंडर और डायरेक्टर भी हैं। जस्ट रिसीव्ड एन अवार्ड जो आउटस्टैंडिंग पर्सन ऑफ द ईयर 2019 के लिए उनको मिला है फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन टू एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए। और सर विशाल जोशी सर, मैं अब आपसे चाहूंगा कि आप इस अवार्ड के बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली ये अवार्ड जो है एक एनजीओ है, JCI। ये इंटरनेशनल संस्थान है जो सभी देशों में काम करती है, इंडिया में भी ये काम करती है और इसका नाम है JCI इंडिया। तो ये अलग अलग कैटेगरीज में हर साल जो अपने अपने फील्ड में अच्छा काम करते हैं उन्हें अवार्ड देती है। तो इस साल भी करीब कई कैटेगरीज में अवार्ड मिला, उसमें से एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड के लिए मैंने नॉमिनेट किया था। तो भगवान की कृपा रही कि मुझे उसमें अवार्ड मिला और मैं इसका सारा क्रेडिट ऊपर वाले को देता हूँ। ऑलराइट सर, आपका स्कूल लाइफ कैसा था? आप स्कूल का जो आपका एक्सपीरियंस है और वहां से लेकर के आप जब कॉलेज पहुंचे तो वहां का कुछ एक्सपीरियंस सर हमारे साथ शेयर करिए। और सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? हाउ डिड यू स्टार्टेड योर करियर इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? तो उसके बारे में सर कुछ बताइए प्लीज। स्कूल का जो करियर था मेरा वो काफी अच्छा था। स्टार्टिंग में बचपन से स्कूल के अंदर हम टॉपर रहे, फर्स्ट रैंक आती थी, काफी अप्रिशिएशन मिलता था टीचर्स से, दोस्तों का भी काफी सपोर्ट रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। परंतु एक दिन ऐसा अचानक हुआ लाइफ में जो शायद अनप्रिडिक्टेबल था। मैं क्लास में था और पता चला कि फादर का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। वो लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ से लाइफ को समझना मेरे लिए शायद अब जरूरी हो गया था। तो फिर हम स्कूल छोड़ करके अपने नाना जी के घर गए, वहाँ सरकारी स्कूल में पढ़े। वहां से जब देखा तो लाइफ को समझने की कोशिश करना शुरू किया और एक जिम्मेदारी का एक एहसास होना शुरू हो गया था उस समय, क्योंकि मेरे 2 छोटे भाई भी थे। तो मुझे एक शुरू से उस टाइम से लगता था कि मुझे कुछ करना है अपनी फैमिली। कॉलेज में गए तो कॉलेज में जाने के बाद भी पाथ नहीं मिल रहा था कि क्या करें। कुछ लोग जैसे एक ट्रेंड था कि MBA कर लें, MBA करके कुछ आपको जॉब मिल जाएगी और कुछ हो जाएगा, लेकिन वो अंदर से एक फीलिंग जो आती है ना वो नहीं मिल रही थी। तो सडनली फैमिली वाले कुछ आए हुए थे घर पे, बातचीत चल रही थी ऐसे ही। तो फैमिली के अंदर बातचीत करते समय हमारे एक रिलेटिव ने कहा कि उनकी बेटी है वो बहुत पढ़ाई में वीक है और वो बहुत वरीड है उसके फ्यूचर को लेकर के, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। तो पता नहीं उस दिन क्या था, वो ईश्वर की कृपा कहें, लक कहें, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि ठीक है मैं इसको पढ़ा देता हूँ। तो मैंने उसको पढ़ाया और मुझे भी नहीं पता था कि मेरे अंदर क्या था। मैंने उसको पढ़ाया और उसका काफी इंप्रूवमेंट हुआ और उसकी बहुत अच्छी परसेंटेज आई। उसको देख करके वो जो मेरे रिलेटिव थे वो काफी हैप्पी हुए और ये बात जब उनके आसपास के लोगों में फैली कि इसका इतना अच्छा परसेंटेज आया, तो मुझे वहां 2-4 ट्यूशंस और मिल गई। मैंने कहा ठीक है फिर पढ़ा लेते हैं।
मुझे तब तक ये क्लियर नहीं हो पाया था कि मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन हाँ, एक अंदर से जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन आता है कि आप अगर अपना कोई टाइम किसी को दे के उसका फ्यूचर बना सकते हो, ये चीज मेरे दिमाग में बैठ गई कि मेरा कुछ टाइम अगर किसी को देने से उसका फ्यूचर बन सकता है तो मैं उसी प्रोफेशन को चूज कर लूं या मैं वही काम करूं जिससे कम से कम मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा था कि मेरे इस टाइम से उसका फायदा हो रहा है। तो मैंने स्टार्ट किया पढ़ाना, वो भी काफी अच्छा हुआ। फिर उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते गए, दोस्त मिलते रहे, दोस्तों ने कहा चलो ठीक है पढ़ाना शुरू करते हैं। जब हमने पढ़ाना शुरू किया तो मनोज सर आप समझ सकते हैं कि उस समय एक पैशन हुआ करता था, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अगर बात करें तो फिजिक्स और मैथ्स के टीचर्स मतलब यस स्टार टीचर्स, यस फिजिक्स पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री के अंदर भी मतलब अब दोस्तों की बारी आई तो कईयों ने फिजिक्स चुना, कईयों ने मैथ्स चुना, कईयों ने जो है वो केमिस्ट्री की जब बारी आई तो केमिस्ट्री के अंदर भी अगर आप सेक्शंस देखें तो फिजिकल केमिस्ट्री को प्रेफरेंस मिलती है, ऑर्गेनिक को प्रेफरेंस मिलती है। तो जो दोस्त थे उन्होंने चुन लिया कि भाई मैं फिजिकल पढ़ाऊंगा यार, मैं ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा, इनऑर्गेनिक मैं नहीं पढ़ा सकता, इनऑर्गेनिक में तो कुछ पढ़ाने लायक है ही, क्या पढ़ाएंगे इसमें, बच्चे को क्या समझाएंगे। वो एक बात जो मेरे दिमाग में बैठी एज अ चैलेंज कि इनऑर्गेनिक क्यों नहीं पढ़ाई जा सकती, आखिर ऐसा क्या है। तो मैंने एज अ चैलेंज लिया कि मैं इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा, चलो ठीक है तुम चुन लो, मैं इनऑर्गेनिक पढ़ा लूंगा। और जब मैंने शुरू किया तो सब मुझ पर हंसे कि इसने ऐसा चुना है सब्जेक्ट जिससे इसका कुछ नहीं होने वाला, थोड़े दिन बाद आएगा ये और कहेगा कि यार मुझे ये पढ़ा लेने दो 2 टॉपिक, और तुम जो है वो इनऑर्गेनिक तो मुझसे नहीं पढ़ाया जा रहा। लेकिन मैंने उसको एज अ चैलेंज लिया, मैंने कहा ठीक है मैं इसको पढ़ाऊंगा। और ये जो कहते हैं लोग कि ये इनऑर्गेनिक रटने वाला सब्जेक्ट है, इलॉजिकल है, कोई लॉजिक नहीं है, इसके अंदर मैं प्रूव करूंगा कि लॉजिक है। ये मैंने एज अ चैलेंज लिया और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना के छोड़ूंगा, ये एक टास्क था मेरी लाइफ का। ये मान लीजिए आपकी सिर्फ चैलेंज जिसे कहते हैं ना जिंदगी में, कि बस कुछ करना ही नहीं है। तो मैंने सोच लिया था कि कुछ करना ही नहीं है, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक के बारे में सोचना है। तो मैंने शायद अपनी लाइफ में काफी लंबा समय सिर्फ इनऑर्गेनिक को कंसेप्चुअल बनाने में खर्च कर दिया और इतना मेहनत किया कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ये शायद मेरी फैमिली वाले ही सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि कितना टाइम मैंने दिया। तो वो इनऑर्गेनिक पढ़ाने का एक चैलेंज की तरह मैंने उसको एक्सेप्ट किया था कि, और मजबूरी भी थी क्योंकि बाकी लोग कोई पढ़ाना नहीं चाह रहे थे। तो वहां से एज अ चैलेंज मैंने आयुषी को स्टार्ट किया और बाकी की जर्नी शायद आपने भी देखी है, आपके साथ ही पढ़ा है सेम कोचिंग में। ऑलराइट, बहुत अच्छा लगा सर आपकी स्टोरी सुन के, आपका स्ट्रगल जान करके। बच्चों ने भी ये देखा और ये सुना आपकी बातें, और मैं यहाँ पर ऑफ कोर्स कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगा। ये स्टूडेंट देखिए लाइफ में स्ट्रगल्स आते हैं, कोर्स में अप एंड डाउन आते हैं, और योर मार्क्स इन योर रिव्यू टेस्ट, इन योर वीकली क्विजेस ऑफ एन अकेडमी, इसमें कम ज्यादा होते रहते हैं, ठीक है। पॉइंट ये है कि हाउ हार्ड यू कैन बी हिट एंड यू कैन स्टिल मूव फॉरवर्ड, यू शुड कीप मूविंग फॉरवर्ड। आपको हिट करती हैं चीजें, कुछ चीजें हिट करती हैं ज्यादा, कुछ चीजें करती है कम, बट यू मस्ट मूव फॉरवर्ड, है ना, उसके आगे आपको बढ़ना है। सेकेंड टेक अवे इज, देखिए हर टीचर बहुत नेक होता है, समझिए आप अनअकैडमी पर बहुत सारे स्टार एजुकेटर हैं, सभी के दिल में एक ही अरमा है कि हम बच्चे को अच्छे से अच्छी चीज दें। जैसा कि सर ने बताया, सर का पूरा फोकस स्टार्टिंग से ये था कि बच्ची के ज्यादा मार्क्स आए, आई एम डूइंग अ वेरी गुड थिंग। यही थॉट हमारा भी होता है जब हम अनअकैडमी पर अपना लेसन डिलीवर कर रहे होते हैं कि कैसे हम बच्चे को ज्यादा से ज्यादा अच्छा पढ़ा पाए ताकि उसके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए, ज्यादा से ज्यादा उसे बेनिफिट मिले। और इसके लिए जैसा कि सर ने कहा, जितनी मेहनत सर ने करी, मैं जानता हूँ कि जब मैंने करियर स्टार्ट किया था तो सर का जो लेवल था वो, मुझे अक्सर डांट पड़ जाती थी कि भाई ये है वो है, और मैं सर को देखता था तो सर की चारों तरफ तारीफ होती थी तो मुझे लगता था, फील आता था। तो नहीं सर, आप तो फिर आगे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। और सर आपने एक चीज आपके बारे में मुझे क्लियरली पता है और सभी को पता है कि यू आर दी मोस्ट पॉपुलर फैकल्टी ऑफ कोटा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। और स्टूडेंट्स लाइन लगा लेते थे, मैं जानता हूँ, आप कुछ मत बोलिए, स्टूडेंट्स लाइन लगा लेते थे, मेरा देखा दिखाया है, तो प्रत्यक्ष है, ठीक है। और कोटा में मेरे ख्याल से मेरी चेकिंग, मेरे बैच में चेकिंग थोड़े टाइम बाद स्टार्ट हुई, पर मैं देखता था उस वजह से बहुत प्रॉब्लम होती थी लेसन लेने में, 15 मिनट लेट हो रहा है, फिर कुछ दिक्कतें भी होती थी। तो आप मेरे ख्याल से ट्रू सेंस में जो पहले सेलिब्रिटी टीचर जो मैंने देखे हैं अपने पास, तो दैट इज विशाल जोशी सर। सर कैसा लगता है ये बताइए, ये फील कैसी आती है कि आप एक सेलिब्रिटी हैं, जब आप निकलते हैं तो मैंने देखा है बच्चे वो अटेंशन को आप कैसे लेते हैं सर?
ये तो सर सेलिब्रिटी जो है वो तो सब बच्चों का प्यार होता है। सेलिब्रिटी तो आप लोगों ने बना दिया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। बाकी बस बच्चों का प्यार, ये मैं कभी डिनाई नहीं करता कि बच्चों ने बहुत प्यार दिया। मतलब मैं कभी जिंदगी में नहीं सोच सकता था कि इतना प्यार मुझे मिलेगा एज ए इनऑर्गेनिक टीचर। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब मैंने शुरू किया था तो मुझ पे हंसे थे लोग कि इसने ऐसा चूज किया सब्जेक्ट जिससे इसका करियर स्पॉइल हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा, रो धो के वापस आएगा ये और कहेगा कि यार फिजिकल पढ़ा लेने दो या कुछ और पढ़ा लेने दो। लेकिन जो प्यार मिला ना, मैं उस प्यार को कभी भी बयान नहीं कर सकता और उसके लिए मैं बहुत 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 ज्यादा थैंकफुल हूँ सभी स्टूडेंट्स का जिन्होंने इतना प्यार दिया। तो इनका जो प्यार है, आज भी बात करके जब मुझे लगा कि ना स्टिल मतलब इतने साल पुरानी सारी बातें याद है, तो ये जो प्यार है, इस प्यार को मैं ऐसे देखता हूँ कि एक जिम्मेदारी है। ये प्यार एक जिम्मेदारी है और हमें एज ए टीचर इस जिम्मेदारी को निभाना है आखिरी दम तक, क्योंकि ये जिम्मेदारी बच्चों ने हमें दी है और बच्चों ने ये कहा है कि नहीं सर, आप वो आदमी हो, वो पर्सन हो जो इस जिम्मेदारी को निभा सकते हो, इसीलिए हम आपसे इतना प्यार करते हैं। तो मैं उस जिम्मेदारी की तरह लेता हूं कि मैंने जो आपको स्टार्टिंग में कहा कि अगर मेरे कुछ समय देने से बच्चे का अगर करियर बन जाएगा तो मैं वो समय जरूर दूंगा, जरूर दूंगा, जरूर दूंगा। बस एक यही थॉट उस प्यार को बनाए रखती है। यस सर, बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर आपने बहुत सारे टॉपर्स को पढ़ाया, आई टोटली नो दैट कि उस 12 साल पहले 13 साल पहले से आप जो बेस्ट बैच है उसको पढ़ाते आ रहे हैं एंड वो चीज कंटिन्यू रही है पिछले लास्ट 12 साल से। मेरे ख्याल से जब मैंने स्टार्ट किया था उससे पहले भी आप शायद टॉपर बैच पढ़ा रहे होंगे, जो अच्छे बैचेस उन्होंने पढ़ा रहे होंगे। सर ऐसे बहुत सारे टॉपर्स को आपने पढ़ाया सर, कुछ उनसे रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस हमें बताइए। और वात्सल्य एक बच्चा था, मुझे याद है, जिसका इंटरव्यू भी टीवी पर आया था सर, उसकी भी स्टोरी के बारे में आप कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को यहाँ पर प्लीज। वात्सल्य की अगर हम बात करें तो वात्सल्य को जब पढ़ाया तो वात्सल्य का फर्स्ट अटेम्प्ट में आई थिंक 9000 रैंक आया था। 9000 रैंक आने के बाद वो मुझसे मिलने आया और मिलने के बाद बात हुई कि भाई अब आगे क्या करना है। तो मैंने उससे बहुत कैजुअली बोला, मैंने कहा रिपीट करना है, क्योंकि एक्चुअली में उसका पोटेंशियल मुझे पता था कि वो एक बहुत अच्छा बच्चा है, वो कर सकता है। तो जनरली हो जाता है कि मेरा लाइफ में एक मानना है, बच्चों को मैं हमेशा कहता हूँ कि एक पेपर अगर आपका अच्छा हो या खराब हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अपनी लाइफ सिर्फ एक पेपर से डिसाइड नहीं करनी है। तो वही मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार एक आईटी का पेपर में तेरी रैंक अच्छी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तेरी लाइफ खराब हो गई है, तो अब कुछ नहीं कर सकता जीवन में, दोबारा करो, दोबारा ट्राई करो, बहुत अच्छा होगा। तो उसने बड़े मुस्कुराते हुए बहुत आसानी से मुझे एक लाइन बोली कि सर आप एक काम करो, पापा से बात करो। मैंने कहा ठीक है। मैंने भी बड़े कैजुअली फोन लगा दिया, मैंने कहा ठीक है। मैंने उसके पापा से बात किया। पापा से जब बात हुई तो उधर से जवाब आया कि सर, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर इसको रिपीट करा दीजिए, बहुत अच्छा बच्चा है और मेरे को यकीन था कि अच्छा करेगा। तो उधर से एक जवाब आया कि सर हमारा पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है। बस मैं शॉक्ड हो गया सुनकर के, मुझे पता भी नहीं था कि क्या है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे मुंह से एक लाइन निकली कि सर आपके पास ट्रेन के टिकट के पैसे हैं? उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा बस ट्रेन के टिकट कटा के भेज दो, बाकी व्यवस्था मैं यहाँ कर लूंगा। और उन्होंने उसको बिहार से, वो बिहार के खगड़िया का था, बिहार से खगड़िया का विद्यार्थी था और उसको वहां से उन्होंने ट्रेन से भेज दिया। वो यहाँ कोटा आके फोन करता है कि सर मैं आ गया। ठीक है। तो हम जो आप न्यूक्लियस की जो टीम देख रही है, उस टीम ने उसकी जिम्मेदारी ली और वो जिम्मेदारी उन्होंने पूरी निभाई। तो उसके पापा ने एक विश्वास पे भेजा, वो न्यूक्लियस की टीम थी जिसके विश्वास पे भेजा, वो आई और आकर के बच्चे ने पढ़ाई करी। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि उस बच्चे ने इंडिया का हाईएस्ट पैकेज प्राप्त किया, 1,20,00,000 रुपए माइक्रोसॉफ्ट रेडमंड के अंदर। आज वो जॉब में है। ये फर्स्ट पैकेज था। अभी जो मेरी रिसेंटली उससे बात हुई तो उसका पैकेज बढ़ करके 1,50,00,000 हो गया है। और आप बिलीव करेंगे या नहीं, लेकिन आपको मैं एक और सच बताता हूँ, उसके पापा वेल्डिंग का काम करते थे बिहार। तो जब उन्होंने ये बात कही तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित था, लेकिन जब बाद में उनकी स्टोरी पता चली कि वेल्डिंग का काम करते थे और उन्होंने जब ये वर्ड बोले कि पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, तो ये कैसे मेरे मुंह से निकला कि भाई आप ट्रेन का टिकट कटा के भेज दीजिए, बाकी मैं व्यवस्था कर दूंगा। और उस बच्चे ने वो करके दिखाया जो शायद हिस्ट्री है इंडिया का। तो सुन के इतना अच्छा लग रहा है एक्चुअली कि, और उस सफर को मतलब जब बच्चे ने वो ये जो ट्रेजेक्ट्री उसने जब फॉलो की होगी, सुन के ही लग रहा है कि वो ट्रेजेक्ट्री कितनी अच्छी रही होगी। वो जो एक्सपीरियंस रहा होगा जब वो आईआईटी गया होगा और फिर वहां से उसने स्टडी किया होगा, उसके फादर की जो फीलिंग्स है मैं बयान नहीं कर सकता, बट आई कैन जस्ट रिलेट कि भी हाँ कितना प्राउड मोमेंट होगा उनके लिए। और उन्होंने देखा होगा कि कहाँ वो बिहार का जो एक रीजन है जहां से वो आ रहे हैं, एंड देन एंटायरली डिफरेंट कंट्री, एंटायरली डिफरेंट इकोनॉमी, यूएस, ठीक है।
और वहां पर इतनी अच्छी जॉब, इतनी अच्छी कंपनी, तो बहुत ही अच्छा लगा सर। और बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिस इज द स्टोरी ऑफ आईआईटी। ये आईआईटी की कहानी है। केवल एक बच्चा वात्सल्य नहीं, और भी बहुत बच्चे जो हैं दे कैन फाइट, दे कम फ्रॉम एनी बैकग्राउंड। वो किसी भी बैकग्राउंड साइंस से फर्क ही नहीं पड़ रहा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आपको जो सुविधाएं मिल रही हैं उनका आप बखूबी बहुत 100% यूटिलाइजेशन करिए, एंड यू कैन ऑल्सो डू इट, यू कैन डू इट। ठीक है ना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सर, आपका जो कनेक्शन है बच्चों के साथ, आई हैव सीन दैट वो बॉन्डिंग बहुत क्लोज होती है। मैंने एक बार देखा था, कुछ कुछ बातें हुई थी, मैं यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। और सर, इसी सीक्वेंस पे मैंने सुना है कि आपका चित्रांग मूर्तिया, जो जिसकी फर्स्ट रैंक आई थी ऑल ओवर इंडिया, उसके साथ ही बहुत अच्छा बॉन्डिंग था। सर, उसके बारे में कुछ बताइए। ही वाज वेरी फेमस, फर्स्ट रैंक आई। चित्रांग मुर्दिया 2014 का फर्स्ट रैंकर था। आई थिंक उसको तो सभी लोग जानते हैं। राइट नाउ वो एमआईटी से ग्रेजुएट होकर के अभी पीएचडी कर रहा है। तो वो एक ऐसा स्टूडेंट जो लाइफ में शायद ही, मतलब टीचर की जो वैल्यू होती है ना, वो शायद वो स्टूडेंट बनाते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि उसका जो स्टोरी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि जब उसका फर्स्ट रैंक आया, तो फर्स्ट रैंक आने के बाद हम सब लोग, सारी फैकल्टी, सब लोग जितने भी थे, वो सब लोग, हम जयपुर के अंदर उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, तो एक दिन पहले हम पहुंच गए थे। सुबह 9 बजे रिजल्ट आने वाला था, और उस बच्चे ने अपने पेरेंट्स को ये बोला कि जब सुबह 9 बजे रिजल्ट आए तो आप सब अपने रूम में रहना। 8 बजे मैं अपने टीचर्स के साथ ब्रेकफास्ट करूंगा, और 9 बजे जब मेरा रिजल्ट आएगा तो उस पल को, जिस समय मेरी रैंक डिक्लेयर होगी, उस पल को मैं अपने टीचर्स के साथ बिताना चाहता हूं। उस पल को मैं अपने टीचर्स के साथ एंजॉय करना चाहता हूं। उस पल में सिर्फ मैं और मेरे टीचर्स होंगे और कोई नहीं। और आप देखिए कि 9 बजे उसका रिजल्ट आता है, वो मेरे साइड में बैठा हुआ है, और मैं फोक से पाइनएप्पल ऐसे खा रहा हूं। इतने में डिक्लेयर होता है कि AIR1 चित्रांग मुर्दिया 2014, और मैं ऐसे करके फोक उसको कांग्रेचुलेट करता हूं। मतलब ये एक ऐसा मोमेंट था, और मेरे सामने अन्ना सर बैठे थे, उन्होंने खट से वो फोटो क्लिक किया और वो मोमेंट को कैप्चर कर लिया। वो उस लाइफ का हमारी एज अ टीम बहुत ही मेमोरेबल, एक कहते हैं ना जिसे कि अनफॉरगेटेबल पूरा मोमेंट था, जिसे हम कभी नहीं भूल सकते एज अ टीम, क्योंकि हम सब लोग वहां पर बहुत भावुक हो गए थे कि उस बच्चे ने अपनी उस रैंक के लिए उस पल को, मतलब सोचिए, आप, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, शब्द नहीं मिल पा रहे हैं, उसको महसूस कराने के लिए जो उसने चुना हमें, वो हम कभी नहीं भूल सकते एज अ टीम। ये जो न्यूक्लियस की टीम है, ये उसके एफर्ट थे, ये उसका डेडिकेशन था बच्चे का, और ट्रस्ट, जो ट्रस्ट था, वो ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट था, और उसी ट्रस्ट ने उस बच्चे को AIR1 दिलाई। यस, डेफिनेटली सर, वो बहुत ही पॉपुलर स्टोरी है, और आई रियली अंडरस्टैंड। मैंने बाकी न्यूक्लियस के को-फाउंडर्स और डायरेक्टर से बात करी, एंड दे टोल्ड मी कि व्हाट वाज द लेवल ऑफ डेडिकेशन फ्रॉम चित्रांग साइड। उसकी साइड से जो डेडिकेशन का लेवल था, आप लोगों की साइड से जो डेडिकेशन का लेवल था, वो हार्ड वर्क था, और जो बॉन्डिंग था वो बहुत ही अमेजिंग लेवल का था। सर, अब टीम न्यूक्लियस इज ऑन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म, और अब आप सर क्लास लेना चालू करेंगे। सर, कैन यू प्लीज शेयर सम डिटेल्स अबाउट योर कोर्सेज जो अपकमिंग है, क्लास 11, 12 और रिपीटर के, सर, जैसे डेट्स वगैरह। जी जी, अनअकैडमी के अंदर जो हमारे कोर्स चालू होंगे, वो 11th और 12th के जो कोर्सेज हैं वो 20 मई से चालू होंगे, और जो लीडर के हैं वो 15 जून को चालू होंगे। तो 20 मई को हम लोग जैसा कोटा क्लासरूम में पढ़ाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वैसे ही बच्चों को गाइड करेंगे। उतने ही टाइम पीरियड की क्लासेस होंगी, उतना ही आपको जो है वो क्लास का जो टाइमिंग है वो मिलेगा, वही गाइडेंस मिलेगा, वही क्लास नोट्स, वही शीट्स, वही DPP, सब कुछ एज इट इज कोटा कल्चर ही आपको अनअकैडमी के अंदर अवेलेबल होगा। तो जो भी बच्चे किसी भी रीजन से, अगर मान लीजिए कोटा नहीं आ सकते हैं और वो सोचते हैं कि उन्हें आईटी करनी है और आईटी का सपना है उनका, वो पूरा करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म उनको मिलने वाला है अनअकैडमी प्लस न्यूक्लियस की जो टीम है। क्योंकि न्यूक्लियस का जो अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है और न्यूक्लियस का जो एकेडमिक एक्सीलेंस है, वो दोनों उसको वहां पे मिलेगा। ये जो साइन है, इस साइन की भी एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आई। ये साइन है विक्ट्री का। मैं एक बार क्लास ले रहा था, क्लास लेकर के शुरू की बात है, जब बहुत स्टार्टिंग की थी, जब मुझे कुछ पता नहीं होता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस एक जुनून था, क्लास लो, आ जाओ, बस। आपको भी पता है सर, आप टीचर हैं, स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही जुनून होता है, क्लास चली गई बस।
तो मैं जब बाहर आया, बाहर आके बच्चा मेरे से डाउट पूछा, उस दिन कोइंसिडेंस से मैंने कुछ मोटिवेट किया था क्लास में, कभी कभी आ जाता था मतलब मोटिवेशन क्लास के अंदर बच्चों को। तो मैं जब बाहर निकला तो बाहर निकल के वो बच्चा बोलता है कि सर आप बहुत अच्छा मोटिवेट करते हो। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? बोला नहीं सर आप कर सकते हो। मैंने कहा मैं कर सकता हूँ, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बोला सर आपके नाम में ही है। उस समय तक आपको पता होगा, आप भी जानते हैं मनोज सर की हमारे जो नाम होते थे वो नाम तो विशाल जोशी होता था, लेकिन उसका शॉर्ट नेम बन जाता था फर्स्ट और लास्ट लेटर बीजे। ठीक है, अब वो बीजे का मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन उसने निकाल लिया उस दिन मोटिवेशन के बाद। बोला वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर विजय, और आपके नाम में विजय है, विजय विजय। तो क्या आप अगर समझाएंगे, आप बोलेंगे तो विजय जरूर होगी और विक्ट्री जरूर होगी। ये जो साइन था, इस साइन से मुझे वो स्टोरी अभी याद आई जस्ट तो मैंने कहा शेयर कर देता हूँ आपसे। बिल्कुल सर। तो यही विक्ट्री हम अनअकैडमी पर भी प्राप्त करेंगे। अनअकैडमी ज्वाइन करने के बाद जब आपका लेक्चर शुरू होंगे तो आपको वही विक्ट्री मिलेगी जो कोटा में हम लोगों ने सभी स्टूडेंट्स को दिलाई है, हमारी टीम ने जो दिलाई है। अब सबसे यूनिक चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई भी टीम जो है उसके टीम एफर्ट से ही सक्सेस मिलती है, और यहाँ जो न्यूक्लियस की टीम है बच्चों, वो इतनी एक्सपीरियंस्ड है। और सबसे यूनिक इस टीम की जो बात है वो है कि उन्होंने एक साथ इतने साल काम किया है। एक साथ इतना सारा काम करके इतने सारे टॉपर्स प्रोड्यूस करने वाली टीम शायद ही इंडिया में कोई हो। इसलिए हम बहुत प्राउडली ये बात बोलते हैं कि हमारी टीम जो है वो इतने सारे बच्चों को टॉपर बनाने वाली टीम है, और ये टीम एफर्ट होता है, एक बंदे का कोई काम नहीं होता। डेफिनेटली वेरी वेल सेड सर। यस स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि मैं 2008 से न्यूक्लियस की जो टीम है उसको देख रहा हूँ, and I am observing them very closely how they have emerged as the superstars of Kota coaching, जो कि एक हब के नाम में जाना जाता है। वहां पर अगर कोई बच्चा अगर न्यूक्लियस की बात और न्यूक्लियस के डायरेक्टर्स की बात अगर करता है तो किस्सा लंबा चला जाता है, मतलब कि वहां पढ़ते सर एंड सो ऑन। तो देयर आर एंडलेस स्टोरीज, कहानियों का कोई अंत नहीं होगा, और हर एक डायरेक्टर के बारे में इतनी सारी कहानियां, इतने सारे पॉपुलर इवेंट्स हैं, इतने सारे मोटिवेशनल कोट्स अनकोट्स हैं, जैसा कि सर ने बताया। तो देयर आर एंडलेस स्टोरीज। हम मतलब इस इंटरव्यू में कभी उन पूरी चीजों को कभी कवर कर ही नहीं पाएंगे, इतनी कहानियां, इतने किस्से हैं। तो इस सेशन के हम एंड पर आ गए हैं विशाल जोशी सर, और अब मैं चाहूंगा सर, आप जो बच्चे हैं इन जनरल, जो स्कूल जाते हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, केवल आईआईटी कंपटीशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर प्रकार के बच्चे जो पढ़ाई की ओर उत्सुक हैं या उत्सुकता बढ़ाना चाहते हैं, उनके बारे में सर आप कोई एडवाइस, कोई वर्ड ऑफ विजडम आप बताना चाहें, प्लीज सर शेयर करिए। जो भी आईटी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं उन्हीं को क्लास में भी एक ही बात बोलता हूँ, बेटा कि संघर्ष से ही सफलता प्राप्त होती है। हम जो भी बच्चे देखते हैं ना, हम लोग क्या सोचते हैं पता है, इसकी रैंक आ गई, ये तो ऐसा था, ये तो वैसा, अरे ये तो आना ही था। नहीं, आपने उसकी सिर्फ रैंक देखी है, उसके पीछे का संघर्ष नहीं देखा है। उसने कितना संघर्ष किया, कितनी मेहनत की उस रैंक को लाने के लिए। शायद उसने अपनी जिंदगी के 4 साल दिए हों, हो सकता है उसने अपनी जिंदगी के पूरे 2 साल दिए हो सकता है उसने अपनी जिंदगी के पर दिन 10 घंटे अपने दिए हों, वो संघर्ष हमने नहीं देखा है। तो अगर हम ये मानते हैं कि हमें टॉपर बनना है, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि हमें संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष जो होता है उसका एक मीनिंग होता है, ये आप हमेशा याद रखिए। और वो मीनिंग क्या है उसको समझना पड़ेगा आपको। हम क्या करते हैं कि हमें कहा जाता है मेहनत करनी है, हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हम मेहनत एक सफलता प्राप्त करने के लिए करते हैं। हम मेहनत करते हैं कि मैं इस टेस्ट में फोड़ दूंगा, इसलिए मैं खूब पढ़ाई कर रहा हूं, और अगले टेस्ट में जब हमारे नंबर नहीं आते तो हमारी वो मेहनत खराब हो जाती है। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि अगर हमें ये जज्बा है कि मेहनत करनी है, तो मेहनत इस एग्जाम, इस टेस्ट के लिए नहीं, हमें आईटी के लिए करनी है। हमें उस एग्जाम के लिए करनी है जो एग्जाम के लिए हमने अपीयर किया है। तो आपकी मेहनत लगातार वहां तक होनी चाहिए जहां पर आपको अपना सिलेक्शन मिलेगा। तो उस दिन आपको अपनी उस मेहनत का फल मिलेगा। हम मेहनत टुकड़ों में करते हैं, हम छोटे छोटे टुकड़ों में मेहनत करके बड़ी सफलता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो वो गलत है। अब आपको लगता है कि इन बच्चों की जो टॉप रैंक्स आती हैं वो तो हमेशा ही अच्छा पढ़ते होंगे और हमेशा ही उनको कभी ऐसा नहीं होता होगा कि लो फील नहीं हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं लक्ष्य शर्मा की बात करता हूँ, AIR 10। एक ऐसा फेज आया था लक्ष्य शर्मा की लाइफ में कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और डिमोटिवेट हो गया था। तब उसको मोटिवेट करके समझाया और उसे वापस उसका जब टारगेट याद दिलाया, तब वो जाकर के टॉप 10 में आया और अभी वो राइट नाउ पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा है। उसको 2 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली।
तो कहीं ना कहीं बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि देखो, संघर्ष से ही सफलता मिलती है, और उस संघर्ष के दौरान आपको मुश्किलें आएंगी, उन मुश्किलों को पार करना है, आगे बढ़ना है, हारना नहीं है। जिंदगी में जीत तभी मिलती है जब आप सोचते हो, और अगर आप सोचते हो तो आप करते हो, और अगर करते हो तो पूरे समय तक करो। जब तक पूरे समय तक आप नहीं करोगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। छोटी छोटी टुकड़ों में अगर सफलता मिलने की आशा करोगे तो वो कभी तो, और कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो। ये कमजोर वर्ड नहीं होता है, इंटेलिजेंट वर्ड नहीं होता। मेरी क्लास के अंदर मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ जीवन में कि कोई इंटेलिजेंट नहीं होता और कोई कमजोर नहीं होता। जो मेहनत करता है, जो पढ़ता है, वही इंटेलिजेंट बनता है। और अगर किसी इंटेलिजेंट को एक कमरे में बंद करके रख दो और उससे कहो कि 10 दिन तक तुम कुछ पढ़ाई मत करो, तो फिर उसको बाहर लेकर आओ, उससे वो सवाल पूछो जो उसने नहीं पढ़ा हो, क्या वो आंसर देगा? नहीं, वो नहीं देगा। क्यों? उसने पढ़ा ही नहीं। और अगर आप जो अपने आप को इंटेलिजेंट नहीं समझते वो 10 दिन तक पढ़ो, तो शायद आप पहले आंसर दें। तो यानी कि जो पढ़ेगा वही जीतेगा। तो सिर्फ पढ़ना है, और पढ़ना एक गाइडेंस के साथ जरूरी होता है। वो गाइडेंस हम देंगे अनअकैडमी पर आपको। तो आपकी सफल आईटी में जो सफलता चाहिए, आईटी में जो रैंक आपको चाहिए, उस रैंक के लिए जो गाइडेंस चाहिए, जो पढ़ाई चाहिए, वो हम आपको अनअकैडमी पे आपको वो चीज मिलेगी। ऑलराइट, तो ये तो बहुत डेडली कॉम्बो हो गया कि विशाल जोशी सर मोटिवेट भी करते हुए चलेंगे और साथ साथ आपको टीम न्यूक्लियस का गाइडेंस भी अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच सर, विशाल जोशी सर, आपके एक्सपीरियंसेस, आपके लाइफ के बारे में जान के, आपका वे ऑफ स्टूडेंट्स का जो बॉन्डिंग का जो तरीका है वो जान करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। We were in conversation with Vishal Joshi sir, Nucleus co-founder and director and god of inorganic chemistry। और अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा और मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट सीरीज के अंदर। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट विशेस फ्रॉम टीम अनअकैडमी।